नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे साथी जल्दी से जुड़ेंगे, क्लास शुरू हो चुकी है। सभी का हृदय से स्वागत है। एक बार सूचित करेंगे कि आप लोग मुझे अच्छे से देख और सुन पा रहे हैं। सभी का नमस्कार, प्रणाम स्वीकार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा, टॉपिक हमारे चेंज होते रहते हैं हर दिन, ठीक है? तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे। तो कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है? चलिए, बिल्कुल एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मेरे प्यारे टमाटर टमाटरियों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो टॉपिक है वो करेंगे हम प्रकार्य यानी कि फंक्शन। हिंदी पेडागोजी में यानी कि हिंदी शिक्षण में प्रकार्य का क्या कार्य होता है, या उसको कैसे हम परिभाषित करते हैं, या उसको कैसे हम फंक्शन करते हैं। प्रकार्य का अर्थ जो होता है वो होता है प्रमुख कार्य, ठीक है? प्र जमा कार्य से शब्द बना है, प्र जमा कार्य, ठीक है? और प्र का मतलब हो जाएगा यहाँ पर प्रमुख कार्य, ठीक है? प्र का अर्थ हो जाएगा प्रमुख और कार्य का मतलब कार्य। तो प्रमुख कार्य या फिर विशिष्ट कार्य, प्रमुख कार्य या फिर विशिष्ट कार्य। अब पेडागोजी में प्रमुख कार्य या विशिष्ट कार्य क्या होता है, कैसे होते हैं? होते तो बहुत सारे विशिष्ट कार्य हैं, लेकिन कभी किसी एक प्रक्रिया में जो मुख्य कार्य होता है उसी को हम प्रकार्य या विशिष्ट कार्य कह सकते हैं। क्योंकि पढ़ने की प्रक्रिया में हमारी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। उन बहुत सारी प्रोसेस में हर एक प्रोसेस में एक मुख्य कार्य होता ही होता है, ठीक है? उसी मुख्य कार्य के आधार पर उस प्रोसेस यानी कि उस गतिविधि हो सकती है, वो कोई सिद्धांत हो सकता है, कोई नियम हो सकता है, वो सब अपना अपना होता है, ठीक है? चलिए, प्रकार्य वे प्रत्यक्ष परिणाम है जो किसी सामाजिक व्यवस्था में अनुकूल अथवा समायोजन करने में सहायक होते हैं। प्रत्यक्ष परिणाम, ध्यान से समझिएगा क्या है प्रत्यक्ष परिणाम, यानी कि एक तरीके से रिजल्ट कह सकते हैं इसको, जो किसी सामाजिक व्यवस्था में अनुकूल अथवा समायोजन करने में सहायक है। यानी कि ऐसा मान के चलिए कि जब समाज में हम किसी से सामंजस्य का मतलब होता है, समायोजन का मतलब होता है हम एक तरीके से लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ खाना पीना, मतलब उनमें घुलना मिलना। समायोजन का मतलब होता है घुलना मिलना। जब हम लोगों में घुल मिलते हैं तो एक प्रक्रिया के दौरान ये काम होता है कि हम लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, तो ये प्रक्रिया के साथ होता है। तो उसी प्रक्रिया को हम प्रकार्य कहते हैं, मुख्य कार्य कहते हैं, विशिष्ट कार्य कहते हैं। शिक्षण के कई प्रकार होते हैं। ये तो एक समाज का हो गया, लेकिन शिक्षण में क्या काम है इसका? शिक्षण के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि सीखने के लिए माहौल बनाना, यानी कि कोई एक हम माहौल क्रिएट करते हैं, एक सिचुएशन जब क्रिएट करते हैं सीखने के लिए। बच्चे को जब हम कुछ सिखा रहे होते हैं तो जो माहौल क्रिएट होता है वो वहां का मुख्य कार्य होता है। मान के चलो हम बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं, तो लिखने सिखाने के लिए हम एक माहौल क्रिएट करेंगे। बच्चे को हम पढ़ना सिखा रहे हैं तो पढ़ना सिखाने के लिए एक माहौल क्रिएट किया जाएगा कक्षा के अंदर। बच्चे को हम किताब पढ़वा रहे हैं तो बच्चे को किताब पढ़वाने के लिए एक माहौल क्रिएट किया जाता है। बच्चों को थोड़ा सा अलर्ट किया जाता है, बच्चों को थोड़ा सा पिछले ज्ञान से जोड़ा जाता है, बच्चे को थोड़ा सा किताब की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है। तो वो जो प्रक्रियाएं हैं उसी को प्रकार्य कहा जाता है, जब हम माहौल क्रिएट करते हैं। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना, ये सब प्रकार्य ही कहेंगे। इन सबको प्रकार्य ही कहा जाएगा या फंक्शन कहा जाएगा। किसी भी एक्टिविटी का जो फंक्शन होता है, किसी भी एक्टिविटी का जो फंक्शन होता है उसे प्रकार्य कहा जाता है हिंदी में। सीखने के लिए माहौल बनाना, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना, बच्चों के मन और शरीर के विकास में मदद करने वाली स्थितियां बनाना, जो बच्चे के मन और शरीर को विकसित कर सके ऐसी स्थितियां क्रिएट करना, ठीक है? ठीक है जी, चलिए। बच्चों को सृजनात्मक बनाना, जानकारी देना और उसे समझाना। बच्चों को सृजनात्मक का मतलब समझते हो ना? सृजनात्मक मतलब बच्चों को क्रिएटिव बनाना। कोई बच्चा नया कुछ सीख सके तो उसको कहते हैं क्रिएटिव, यानी कि बच्चे को सृजनात्मक बनाना। और जानकारी देना और उसे समझाना। तो ये सारी चीजें प्रकार्य ही होती हैं। मतलब अगर बच्चे को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, कुछ हम सिखाने के लिए जो भी हम एक्टिविटी अपना रहे हैं, जो भी हम जो है अलग के कार्य कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से मान के चलिए, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हर किसी ने दावत, मतलब शादी पार्टी वगैरह देखी होगी, सबके घर में हुई है, होती है। उस शादी पार्टी से पहले बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हम पहले से तैयार कर रहे होते हैं, है ना? क्या होता है? शादी तय हुई और कार्ड छपने शुरू हुए, कार्ड बट रहे हैं, हलवाई हो रहा है, और आपका भैया क्या बोलते हैं, टेंट वाले का अलग, मैरिज होम है तो मैरिज होम का अलग, डीजे, गाड़ियां और नोटों की गड्डियां, मतलब 10-10 के, 20-20 के, 50-50 के नोटों की गड्डियां, ज्वेलरी, गहने अलग, कपड़े अलग बन रहे हैं। ओ भाई साहब, कपड़े खरीदे जा रहे हैं। ये जो शादी के तैयार होने से, मतलब शादी जिस दिन है उस दिन से पहले जो भी एक्टिविटी हो रही है वो शादी का प्रकार्य है, शादी का फंक्शन है।
फंक्शन इसीलिए तो कहा गया ये फंक्शन हो रहा है। फंक्शन से पहले जो उसका फंक्शन के लिए जो फंक्शन किया जा रहा है, फंक्शन से पहले फंक्शन के लिए जो फंक्शन किया जा रहा है, आगे समझ में। तो ऐसे ही पढ़ाने से पहले किसी टॉपिक को, किसी तथ्य को पढ़ाने से पहले, हाँ शेरवानी ठीक है, शेरवानी पहन लेना, रो मत। तो शादी या जैसे पढ़ाने से पहले जब पढ़ाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं करनी होती हैं, उनको प्रकार्य या मुख्य कार्य या विशिष्ट कार्य या फंक्शन कहा जाता है पढ़ाई के अंदर। समझ में आ गया? क्लियर हुआ पॉइंट? गद्यांश करा दूंगा, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है? ठीक है, आगे समझ में? हाँ, बहुत बढ़िया। पाठ्य सामग्री बनाना मतलब कंटेंट तैयार करते हैं कि क्या पढ़ाना है बच्चों को। जैसे अभी आपकी क्लास से पहले मान के चलो, अभी जैसे क्लास, हाँ लहंगा, अरे ठीक है चाची लहंगा ही पहनोगी कतई। तो पाठ्य सामग्री, जैसे मैंने अभी इस क्लास को शुरू करने से पहले मैंने देखा कि मुझे पढ़ाना क्या क्या है, मैंने कंटेंट निकाला कि आज मुझे ये चीजें पढ़ानी है, तो ये मैंने आपके लिए प्रकार्य किया। या फिर क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपकी क्लास ओपन की, उसकी कॉपी की, फिर उसको जो है अलग जो है उसमें पेस्ट किया, उसको लाइव किया, माइक लगाया, लाइट जलाई, ये भी तो मैं प्रकार्य कर रहा हूँ, ये भी तो मैं प्रकार्य कर रहा हूँ ना भाई। पढ़ाने के लिए प्रकार्य ही तो कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को तैयार किया, मुंह धुला और माइक लगाया, है ना, ये भी मेरा आपके लिए प्रकार्य है, ठीक है। मूल्यांकन, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करना, जैसे फिर उसके साथ में क्या होता है, जैसे किसी कंटेंट को पढ़ने के लिए उसका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। मूल्यांकन का मतलब है जैसे मुझे आपको ये चीज पढ़ानी है, मुझे आज ये प्रकार्य पढ़ाना है आपको, तो मैं प्रकार्य को पहले जांचूंगा कि क्या सही है, इसमें क्या गलत है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं जोड़ना इसमें, या इसमें कुछ कम तो नहीं करना है, तो मैं इसका मूल्यांकन करूंगा, मतलब एक बार उसकी जांच करूंगा, ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग्स, मतलब उसकी जो है कुछ रिकॉर्ड्स, जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि ये पिछली क्लास के रिकॉर्ड है कि ये मैंने पिछली बार इस तरह से पढ़ाया था, तो वो एक तरीके से कुछ रिकॉर्ड्स, ठीक है। और रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि मैं किसी जगह पर मतलब कक्षा के अंदर जब बच्चों को कुछ पढ़ाया जाता है तो उसका एक फीडबैक दिया जाता है कि आज हमने बच्चों को इतना पढ़ाया। ये तो बहुत बड़ी प्रोसेस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीजें शामिल हो जाती हैं पढ़ाने के चक्कर में, पढ़ाने के मतलब एक प्रोसेस में, जो प्रॉपर प्रोसेस जो होती है उसमें सब चीजें तैयार करनी होती है, ठीक है। चलिए, अब प्रकार्य और क्या होता है, समाज में स्वीकृत और मान्य किए गए जाने वाले कार्य जो कि समाज की अपेक्षितताओं के अनुरूप हों, या कह सकते हैं समाज की अपेक्षाओं, ठीक है। समाज में बदलाव लाने के लिए प्रकार्यों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। तो मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है, हमें तो बस पढ़ाई के लिए, ठीक है, शिक्षण में जो प्रकार्य है मतलब हमें ये समझना है, ये वाली चीजें यहां तक, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल दिया था, हालांकि इसका एग्जाम्पल मैंने आपको अलग से दे दिया, शादी वाला एग्जाम्पल, या इस क्लास से पहले मैंने क्या शुरू किया, ठीक है। प्रकार्य क्रियाओं का योग है, सिर्फ क्रिया ही नहीं है। प्रकार्य एक अवधारणा है क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता। क्या है? प्रकार्य एक क्रियाओं का योग है। जैसे क्रियाओं का योग का मतलब है, जैसे शादी है ना, शादी है घर में, जैसे मान के चलो मेरी शादी अगले साल है, मान के चलो, अभी तो नहीं है, कोई शादी डेट नहीं है, मान के चलो मेरी शादी होगी 21 फरवरी, ठीक है, 2027 को। मतलब एक मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं, मैं एक जो है मैनिफेस्ट कर रहा हूं कि मेरी शादी 21 फरवरी 2027 को है ना, मैनिफेस्ट मैंने कर लिया, है ना। अब इस शादी के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं कार्ड छपवाऊंगा, है ना, और हलवाई, ठीक है, और बारात के लिए गाड़ियां बुक करनी है, ठीक है, ये सब काम मुझे ही करना है। कोई फ्री हो तो आ जाना, बता देना, गुरुजी का काम निबटवा देना, अकेला ही हूं भाई, ठीक है। तो हलवाई, है ना, गाड़ी और कपड़े, ठीक है, कपड़े, ज्वेलरी तो सब तैयार है, ठीक है, कपड़े लाने खरीदने हैं। तो ये सब क्या है, ये क्या है, क्रियाओं का योग है। मतलब ये सब क्या है, क्रियाओं का योग। ये सब क्या है, ये सब जुड़ी हुई है, मतलब इन सबको जोड़कर तब शादी होगी, इन सबको जोड़कर तब शादी होगी। तो ऐसे ही जब हम पढ़ाने से पहले, हम पढ़ाने के लिए जो कुछ क्रिया करते हैं, ठीक है, पढ़ाने से पहले, अरे डीजे वाला तो रह गया यार, ऐसी तो चाहिए तुम लोगों की सहायता, तुम लोगों की सहायता इसलिए तो चाहिए, मैं कुछ भूल जाऊं कभी, डीजे वाला रह गया, देखो। और कौन रह गया, हाँ बताओ, 21 की जगह 30 कर लूं? नहीं, अब 21 ही कर लिया मैंने, छोड़ो। हाँ, और तो ये क्या होता है, तो ये जब क्या है, ये सभी क्रियाओं का योग है, यानी कि इन सभी क्रियाओं को मिलाकर ही तब शादी होगी मेरी। तो इसको क्या कहेंगे, ये कहा जाएगा प्रकार्य। ऐसे ही जब हमें क्लास में पढ़ाना शुरू करना है, बच्चों को जब पढ़ाना शुरू करना है, तो हम पढ़ाने से पहले बच्चों के लिए कुछ कंटेंट तैयार करते हैं, सिलेबस तैयार करते हैं। और कैमरा वाला तो सबसे जरूरी है, और पंडित जी ए बात है ना, पंडित जी तो है हमारे पड़ोसी, कैमरा और शराब, अरे नालायक को ना मानोगे तुम लोग, तुम्हें शराब पहले चाहिए, और कितने निकम्मे वाला को, है ना। तो कैमरा हो गया, और पंडित जी हो गए, पंडित जी तो अपने हैं ही, वही कर देंगे, बढ़िया पंडित जी हमारे, ठीक है। और क्या हो गया, टेंट, टेंट तो वो मैरिज होम ही कर लिया जाएगा, टेंट की मैरिज होम,
पटाखे, हाँ पटाखे से वैसे प्रदूषण होता है यार, पटाखे नहीं जलाने चाहिए सच बताऊं तो, ठीक है। और आइसक्रीम, रथ अरे बस करो, बग्गी हो गई, बग्गी लो, ठीक है, ये बग्गी भी हो गई, ठीक है, बग्गी हो गई। हाँ बैंड भी तो चाहिए, ज्वाली, ज्वाली क्या होता है? मिठाई, तो मेरे को हलवाई तो बनाएगा ना मिठाई, ठीक है। हाँ बस हो गया, बस रुक जाओ, हो गया भाई, रुक जाओ, तुम अभी करवा के मानोगे इतने सारे, ठीक है। मेरी तो वैसे तो मेरी बारात ही बहुत बड़ी हो जाएगी भाई, इतनी बारात तो किसी की ना होगी। तो जैसे हम किसी शादी, किसी फंक्शन के लिए उससे पहले हम कई सारी क्रियाओं को मिलाकर उस फंक्शन के लिए तैयार होते हैं, ऐसे ही पढ़ने से पहले, कक्षा में बच्चों को पढ़ाने से पहले हम पढ़ाने के लिए जब जो फंक्शन तैयार करते हैं, मतलब जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं, माहौल बनाना जिसे कहा जाता है ना दोस्त, माहौल बनाना, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, माहौल बनाया जाता है। मतलब हमें क्या कंटेंट पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना घटाना, कितना ज्यादा करना है, इसको कितने घंटे में पढ़ाना है, ये प्रक्रिया एक जो है ये प्रकार्य कहलाते हैं। ये किसी भी पेडागोजी में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि प्रकार्य क्या होता है या प्रकार्य का मतलब क्या है। तो ये क्या होता है, क्रियाओं का योग होता है। प्रकार्य एक अवधारणा है, अवधारणा का मतलब होता है सोच, ठीक है, सोच या एक सिद्धांत कह सकते हैं इसको, ठीक है, या विचार कह सकते हैं। ये एक अवधारणा है, एक सोच है या विचार है ना, क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक विचार है, ठीक है, प्रकार्य, ओके। कभी कभी प्रकार्य स्पष्ट और प्रकट होते हैं, तो कभी अप्रकट, मतलब कुछ ऐसे प्रकार्य या ऐसे फंक्शन या ऐसे काम होते हैं। अच्छा आप खुद पंडित हो, अच्छा, अब बेटा पढ़ने पे ध्यान दे लो, दावत ही खा के मानोगे कतई, जितना खा पाओगे ठीक है, नहीं तो डांस ही करोगे, नागिन डांस, और कुछ नहीं कर पाओगे, बताओ। कभी कभी प्रकार्य स्पष्ट और प्रकट होते हैं, तो कभी कभी अप्रकट होते हैं, मतलब कभी कभी वो दिखाई देते हैं। मतलब स्पष्ट का मतलब है उनको हम समझ नहीं पाते कि हाँ ये प्रकार्य है या नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रकार्य वैसे तो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ज्वेलरी के लिए मैंने बोल दिया, ज्वेलरी है, ठीक है, ज्वेलरी। डांसर, अरे आप बतेरा नागिन डांस कर लोगे सब लोग। समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन के मुताबिक प्रकट प्रकार्य सामाजिक कार्यों, संस्थाओं या प्रक्रियाओं के स्वीकृत और अभिप्रेरित परिणाम होते हैं। मतलब एक विद्वान थे जिन्होंने प्रकार्यों के बारे में बताया कि जो सामाजिक प्रकार्य होते हैं, हालांकि हमें सामाजिक प्रकार्य से मतलब नहीं है, हमें केवल शिक्षण में जुड़े प्रकार्यों से मतलब है। ये एक एग्जाम्पल था जिन्होंने प्रकार्यों के बारे में चर्चा की, इसको हम हटा सकते हैं चाहो तो। हमें केवल शिक्षण में प्रकार्य से मतलब होता है। शिक्षण हमें मतलब बच्चों को पढ़ाने से लिए, ठीक है, हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें प्रकार्य जो करना होता है वो हमारे लिए सबसे जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। प्रकट प्रकार्य आमतौर पर सकारात्मक, जानबूझकर और खुले तौर पर बताए जाते हैं। प्रकट यानी कि जो दृश्य होते हैं, यानी कि जिन प्रकार्यों को देखा जा सकता है, जैसे कि मान के चलो एक टेंट, या कह सकते हैं कोई जैसे आपका सेमिनार हुआ था हमारा, हाँ बस करो आप यार, दावत ही खा के मानोगे, खाओगे 4 ही रसगुल्ले। तो प्रकट प्रकार्य आमतौर पर सकारात्मक, जानबूझकर और खुले तौर पर कराए जाते हैं। यानी कि जैसे मान के चलो हमारा सेमिनार हुआ था गाजियाबाद में सचिन एकेडमी का, तो उसके लिए भी तो पूरा फंक्शन तैयार किया गया था। पिछले बैकग्राउंड टीम ने कितना मेहनत से कितना काम किया वो नहीं दिखाई दिया किसी को। ऐसे ही शादी वाले दिन भी पीछे कितना काम किया जाता है वो किसी को दिखाई नहीं देता है। तो जो दिखाई नहीं देता है वही प्रकार्य होता है ना। केवल आपको ये दिख रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं, या कुछ लोगों को ये दिखता है कि टीचर केवल पढ़ा रहा है, लेकिन टीचर के उस पढ़ाने के पीछे उसकी मेहनत कितनी रही वो दिखाई नहीं देता। उसी को कहा जाता है प्रकार्य, उसी को कहा जाता है फंक्शन, ठीक है। मर्टन ने अपने विचारों को पेश करते हुए प्रकार्य शब्द के कई मतलबों का उल्लेख किया, जैसे कि सार्वजनिक सम्मेलन होते हैं ना, और उत्सव यानी कि कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम है, उत्सव के रूप में, व्यवस्था के रूप में, सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कामों के रूप में, और गणित शास्त्रीय प्रकार्य। यानी कि जो मर्टन यानी कि रॉबर्ट के मर्टन थे, उन्होंने बताया कि प्रकार्य जो फंक्शन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अब हमें इन्हीं सब प्रकारों से ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रकार्य होता क्या है। सामाजिक सम्मेलन होता है, जैसे कोई कवि सम्मेलन है, कोई किसी जाति का सम्मेलन होता है ना, अलग अलग जाति अपना अपना सम्मेलन करती हैं। 26 रसगुल्ले, इसका नाम नोट कर लूं भैया, इसको ना बुलाना 26 रसगुल्ले। 26 रसगुल्ले तो ये तो 5-6 लोगों के रसगुल्ले एक आदमी खा जाएगा। सार्वजनिक सम्मेलन हो गया, कोई उत्सव है, जैसे कि डांडिया होता है या गरबा होता है, नृत्य फंक्शन चल रहा है ना, गणेश चतुर्थी है, गणेश जी विसर्जन है, ऐसे फंक्शन भी प्रकार्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कामों का रूप में, यानी कि जैसे कोई आपका वार्ड मेंबर है, या गांव का प्रधान है, या शहर का कोई वो है, क्या बोलते हैं उसको, शहर के क्या बोलते हैं, खुर्जा का कौन होगा वो,
जो भी होता है, मतलब जो अधिकारी होता है, अधिकारी का मतलब अधिकारी नहीं, जो आपका मुखिया होता है, तो वो जो है उसके काम, मतलब जैसे सड़कें खुदवाना है ना, जैसे हमारी गली खुद खोद रखी है उन्होंने, अब मुझे बहुत दूर से घूम के जाना पड़ता है, तो वो सड़कें बनवा रहा है, गली बनवा रहा है, रोड बनवा रहे हैं, लाइट लगवा रहे हैं, वो भी एक कार्य के अंतर्गत ही आता है। यानी कि किसी भी काम को करने से पहले जब हम उस कार्य की तैयारी करते हैं, यानी कि शिक्षण में इसका मतलब क्या हो गया, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को पढ़ाने से पहले उस पढ़ाने की प्रक्रिया को तैयार किया जाता है। आप भी जैसे आपने बीएड, जिन्होंने बीएड या बीटीसी किया होगा, डीएलएड वगैरह जो भी डिग्री आपने की है, उस डिग्री को में आपने जब स्कूल जाते होंगे आप लोग, किसी जब आपकी इंटर्नशिप हुई होगी, तो इंटर्नशिप में जाने से पहले घर से आप क्या तैयार करके आए, क्या आपको पढ़ाना है, वो हाँ, मेयर बोलते हैं, प्रधान, गांव का प्रधान होता है, मेंबर नहीं, चेयरमैन, हाँ चेयरमैन या चेयरपर्सन, मेयर बोलते हैं, मेयर वार्ड नहीं, मेयर चेयरमैन, ठीक है। तो वो उनके कार्यों को जो है हम कार्य कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका शिक्षण से क्या लेना देना है, शिक्षण से इसका लेना देना यह है कि जब किसी कक्षा में अध्यापक पढ़ाने के लिए जाता है, या किसी बच्चों को हम कुछ पढ़ाना चाहते हैं, कोई किताब, कोई ऐसा कंटेंट, या कोई या उनका लेखन कौशल है, शिक्षण कौशल है ना, पठन कौशल है, श्रवण कौशल है, जब हम किसी बच्चे के किसी कौशल का विकास कर रहे होते हैं तो हम अचानक से जाके नहीं पढ़ाना शुरू कर देते, हमें उससे पहले, और ये कार्य करना जरूरी भी है, हमें कहीं भी कभी भी बच्चों को अचानक से नहीं पढ़ाने जाना चाहिए कि हमें किताब खोलो डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं करना है। हमें क्या करना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी तैयारी सबसे पहले जरूरी है। अगर आप तैयारी करके जाओगे तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाओगे, नहीं तो फिर जो है आप फंस जाओगे। अब आता है दोस्तों आपका प्रतिलेख, ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट कह सकते हैं, प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्ट कहेंगे इसको अंग्रेजी में। प्रतिलेख का अर्थ होता है कि किसी पुस्तक में लिखे हुए अंश का अनुकरण करके पुनः वही शब्द लिखना, अनुकरण करके पुनः वही शब्द लिखना। जैसे कि किसी किताब में लिखा हुआ है मोहन, तो मैंने उस किताब में देखा और मैंने उस किताब से अनुकरण करके लिख दिया मोहन, तो इसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्ट या प्रतिलेख, ठीक है। लेकिन ये छोटे जगह पर काम आता है, मतलब छोटी जगह पर है, एक शब्द को लिख लेना, और ट्रांसक्रिप्ट प्रतिलेख को ही एक तरीके से टीका माना जाता है। पहले रामचरितमानस की और बिहारी सत्सई की बहुत सारी टीकाएं लिखी गई, उनको भी ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है, क्योंकि वो किसी न किसी मतलब बहुत बड़े ग्रंथ को, है ना, पाठ योजना जैसा हो जाता है। क्या, हाँ बिल्कुल सही कहा, जो प्रतिलेख है वो पाठ योजना तैयार करते हैं ना आप, तो अनुकरण करके पुनः वही शब्द लिखना। अर्थात प्रतिलेख में अध्यापक पुस्तक से या शामपट से कुछ अंश को देखकर छात्रों से लिखने को कहता है कि बेटा इस बोर्ड पर ये देखकर छात्रों से लिखने को कहता है। अब बच्चा क्या करेगा, इसी लाइन को देखकर अपनी कॉपी में लिखेगा, यानी कि टीप कर लिखना, एक तरीके से नकल करके लिखना, एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन हमें उसकी शुद्धि पर ध्यान देना है। तो प्रतिलेख में छात्र पुस्तक का कोई एक अंश देखकर उसकी नकल करके लिखते हैं। क्या करते हैं, नकल करके लिखते हैं, ठीक है। इसी को मतलब नकल, आपके पेडागोजी में शब्द नकल शब्द नहीं होता है, आपकी पेडागोजी में जो शब्द होता है वो प्रतिलेख होता है, और हिंदी में लिखाएगा प्रतिलेख, हिंदी में तो हिंदी में लिखाएगा, अंग्रेजी में लिखा आएगा नहीं, तो ट्रांसक्रिप्ट आप कैसे पहचानोगे, तो क्या पहचानोगे कि प्रतिलेख क्या होता है। ये शब्द हैं बहुत छोटे छोटे, लेकिन आपके प्रश्न को बड़ा कठिन कर देंगे ये। मतलब आपके किसी पेपर में प्रश्न में आ गया कि प्रतिलेख, एक प्रतिलेख किया, आप कहेंगे अरे प्रतिलेख क्या बवाल है, हमने तो पढ़ा ही नहीं कभी प्रतिलेख। अब वो जो प्रश्न होगा ना वो बड़ा कठिन हो जाएगा इसी शब्द की वजह से। अब इस शब्द का मतलब आपको पता चल गया कि प्रतिलेख का मतलब हो गया नकल कर रहा है बच्चा। मैं बिल्कुल सीधी सी बात है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव तो होगा ही, लेकिन प्रश्न में आता है कि प्रतिलेख क्या होता है, या प्रतिलेख शब्द ही आ जाता है डायरेक्ट कि एक बच्चा अध्यापक के अनुकरण पर प्रतिलेख कर रहा है, तो क्या ये क्या है कि ये पूर्णतः नकारात्मक है, पूर्णतः सकारात्मक है, ऐसे प्रश्न बन जाएगा इस पे, है ना। प्रतिलेख के माध्यम से अध्यापक छात्रों की लिखावट सुधारने का प्रयास करता है। क्या करता है, लिखावट सुधारने का। तो सबसे जरूरी क्या पॉइंट हो गया कि प्रतिलेख के माध्यम से अध्यापक क्या करने का प्रयास करता है, छात्रों के लिखावट सुधारने का, छात्रों के श्रवण कौशल का विकास कर रहा है, छात्रों के पठन कौशल का विकास कर रहा है, छात्रों के और किसी कौशल का विकास कर रहा है। तो इसमें किसका विकास हो रहा है, लेखन, बच्चे की लिखावट में सुंदरता, यानी कि लिखावट के सुधार करने के लिए प्रयास कर रहा है। हालांकि ये केवल नकल जो शब्द है या प्रतिलेख जो शब्द है किसी और संदर्भ में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर वो अध्यापक बच्चे की लिखावट सुधारने का प्रयास कर रहा है तो यहां पर ये शब्द नेगेटिव नहीं माना जाएगा। देखो नेगेटिव कोई भी शब्द, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हर जगह नेगेटिव नहीं होते और हर जगह पॉजिटिव नहीं होते। तो कुछ संदर्भ में वही शब्द नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ संदर्भ में वही शब्द पॉजिटिव हो जाते हैं, और कुछ शब्द हमेशा ही नेगेटिव होते हैं, कुछ शब्द हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। तो ये चीज हमें समझनी है। हालांकि जो नकल करना है ये नेगेटिव होता है, लेकिन अगर वही नकल सुधारने की, राइटिंग सुधारने के लिए की जाए तो वो पॉजिटिव हो गया।
अगर कोई प्रश्न का उत्तर नकल करके लिखा जा रहा है तो वो नेगेटिव हो गया। आया समझ में? ठीक है। हाँ, तो नकल जो की जाती है या प्रतिलेख जो या ट्रांसक्रिप्ट जो कराई जा रही है वो बच्चे के लेखन सुधार के लिए कराई जा रही है, तो ये पॉजिटिव हुआ, ये सकारात्मक हो गया यहां पर। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्या है? सचेतन यानी कि कॉन्शियस। सचेतन मन आपने सुना है, सचेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन मन। 3 प्रकार का हमारा मन होता है ना? 3 प्रकार का हमारा मन होता है। तुम्हारा आधा घंटा हुआ और तुम्हें छुट्टी की पड़ी। देखो ये जो सचेतन मन है ये 3 प्रकार का मन होता है, चेतन या सचेतन कहेंगे, अवचेतन और अचेतन। अचेतन का मतलब होता है मूर्छा या बेहोश। ठीक है, चेतन या सचेतन का मतलब होता है जागना। ठीक है, और ये जो अवचेतन मन होता है ये आधा जागा हुआ होता है और आधा सोया हुआ होता है, ये हमारा मन। अवचेतन का मतलब होता है मूर्छा या बेहोश। ये होश, और इसको कह सकते हैं मदहोश। ऐसे समझ जाओगे? बेहोश, होश, मदहोश। मदहोश दिल की धड़कन। 3 प्रकार का होश होता है हमारा। होश जो है उर्दू का, अरबी फारसी का शब्द है, और जो चेतन है वो हिंदी का शब्द है। तो हमारे 3 मन होते हैं, चेतन जिसको सचेतन कह सकते हैं, अवचेतन और अचेतन। अचेतन अवस्था में व्यक्ति बिल्कुल मूर्छित रहता है, बिल्कुल बेहोश रहता है, उसको किसी चीज की सुध नहीं रहती है। चेतन अवस्था में आदमी कहता है मैं पूरे होशो हवास में यह प्रतिज्ञा करता हूं या ये प्रण लेता हूं या यह मैं घोषणा करता हूं, जिसमें आदमी पूरी तरह से जगा हुआ रहता है कि हाँ ठीक ठाक सब बढ़िया, एकदम से चुटकी काट के। जैसे आज मैं थोड़ा सा सोया, मैं स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा सो जाता हूं, और आज मैं सोया हुआ तो भाई साहब मेरा चूहा काट के चला गया हाथ में। तो वो क्या हुआ, मुझे वो मूर्छा यानी कि अचेतन अवस्था से मुझे चेतन अवस्था में ले आया। और जबकि मैं 1 घंटे सोता हूं या 40-45 मिनट सोता हूं मैं, बस 4 बजे की क्लास से पहले, तो अलार्म भर के सोता हूं मैं, उसने मुझे जगा दिया नालायक ने। तो सचेतन यानी कि जगा हुआ। और जो एक अवचेतन मन होता है वो वैसा मन होता है जो आधा सोया हुआ रहता है और आधा जागा हुआ रहता है, इसको कहते हैं अवचेतन मन। ठीक है, तो जब भी हम कोई चीज हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो सारी चीजें हमारी अवचेतन मन की ओर ट्रांसफर होती रहती हैं। कहां? अवचेतन मन की ओर इकट्ठी होती रहती हैं। आपको याद है कि आपको याद आता होगा कि आपने, जैसे कोई आदमी आपको नजर आया तो आप सोचोगे अरे यार ये तो हमने कहीं देखा था आदमी। जैसे आपने कोई पढ़ा और पढ़कर आप भूल गए, आप भूलते नहीं हो, वो जो पढ़ा हुआ होता है ना वो इसमें चला जाता है, इस गोदाम में चला जाता है, इसको बोलते हैं स्टोर रूम। इस अवचेतन मन को हम स्टोर रूम मानते हैं। तो कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं तो इस स्टोर रूम में, यहां से स्टोर रूम में चली जाती है। लेकिन अगर हम अच्छे से अपना ध्यान केंद्रित करें तो वही चीजें हमारे वापस चेतन अवस्था में आकर हमारे सामने आ जाती है। जैसे आप बहुत सारा कुछ पढ़ते दिन जिंदगी में आपने क्या चीज देखी, मतलब आपको ये अंदाजा नहीं है, आपने लाखों करोड़ों चीज देखी होंगी, लाखों करोड़ों बात सुनी होंगी जीवन में, है ना? अब तक ना जाने कितना चीजें पढ़ी होंगी आपने, वो सब इस यहां से लेकर यहां पहुंच गई हैं, इस स्टोर रूम में पहुंच गई हैं। लेकिन स्टोर रूम का गेट कैसे खुले ये आपको नहीं पता। अगर आप स्टोर रूम का गेट खोल लोगे तो आपको वो सारी चीजें याद रहेंगी जो आपने अब तक पढ़ी हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आपको याद रहेंगी जो आपने अब तक पढ़ी हैं, देखी हैं। तो वो कभी कभी कहां से आती है, वो हमारी मेडिटेशन करके अच्छा ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे, सचेतन। तो सचेतन समझ में आ गया, ऐसी अवस्था जिसमें हम जो है पूरी तरह से होश और हवास में रहते हैं, पूरी तरह से हम एकदम से एक्टिव रहते हैं, जिसे हमें कोई नशा नहीं है, हमें कोई किसी तरह की नींद नहीं है, है ना? वो हमारी पूरी चेतन अवस्था होती है, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। क्या कहते हैं? कॉन्शियस माइंड। संदर्भ में व्याकरण शिक्षण ही उचित विधि है। भाषा तब सीखी जाती है जब वह भाषा के रूप में नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि सार्थक संदर्भों से जोड़कर उसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट आएगा कि चेतन क्या होता है और चेतन अवस्था क्या होती है। तो ऐसे मान के चलिए कि कोई भी भाषा के रूप में तब सीखी जाती है कि जब उसको भाषा के रूप में ना सिखाया जाए, मतलब किसी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में ना पढ़ाकर किसी खेल के रूप में पढ़ाया जाए तो और अच्छे से समझ में आता है ना? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के ने संदर्भ में व्याकरण पर विशेष बल दिया। संदर्भ में व्याकरण, देखो एक पॉइंट आया है यहाँ पर, संदर्भ में व्याकरण। अब देखो ये कॉन्शियस माइंड से इसको हम जोड़ लेंगे, बात की बात है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आया संदर्भ में व्याकरण। जैसे मान के चलो, इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि संदर्भ में व्याकरण क्या होता है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ यहाँ पर ये सचेतन से हम इसको जोड़ लेंगे, लेकिन अभी संदर्भ में व्याकरण को समझ लीजिए क्या होता है। जैसे कि मैं अभी यूपी बोर्ड की किताबें पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपका 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th, 11th,
और 12th, ठीक है। मैं इन 6 क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ। हर क्लासेस में मेरा एक लेक्चर लगा हुआ है, एक घंटा, जिसे वहां घंटा कहते हैं, तो घंटा लगा हुआ है। तो व्याकरण की किताबें वहां पर अलग से नहीं है, और उसमें क्या है, जैसे पाठ के अंदर ही पीछे जो है, पाठ के बाद में ही लिखा होता है। इसको मैं इसको अलग बता देता हूँ। जैसे मान के चलो, आज मैंने पढ़ाया था मीराबाई, 9th क्लास में मैंने पढ़ाया मीराबाई, ठीक है। क्या पढ़ाया था? पाठ 2 मीराबाई, ठीक है। अब मीराबाई के पदों को मैंने बच्चों को उसकी व्याख्या कर दी, ठीक है। अब देखना कि संदर्भ में व्याकरण क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मीराबाई पाठ मैंने पढ़ाया, एक प्रश्न आया उसमें पाठ से, मतलब पहला पॉइंट आया पाठ से, यानी कि अब इसमें जो प्रश्न होंगे वो पाठ से आधारित होंगे कि मीराबाई के माता का नाम, मीराबाई के पिता का नाम, मीराबाई के पति का नाम, ये सब जो है 8-7 प्रश्न ऐसे आ गए। फिर एक दूसरा पॉइंट आता है भाषा की बात। क्या? भाषा की बात। भाषा की बात में एक पॉइंट आया कि प्रस्तुत पाठ में जलधि शब्द आया है, ठीक है। प्रस्तुत पाठ में जलधि शब्द आया है, इस जलधि शब्द के पर्यायवाची बताइए। क्या बताना है? इस जलधि शब्द के पर्यायवाची बताइए। अब ये जो शब्द है, हाँ, ये जो शब्द है ये क्या है? ये एक तत्सम शब्द है और जिसका अर्थ होता है समुद्र, ठीक है। क्या होता है? समुद्र हुआ। अब इस समुद्र शब्द का इस पाठ के अंदर किस जगह पर प्रयोग हुआ उससे अब हमारा मतलब नहीं है। फिलहाल मतलब है कि इस शब्द का क्या मतलब है और इसके और पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहां पर पर्यायवाची शब्द हमने बिल्कुल अलग से नहीं पढ़ा है। जो पर्यायवाची शब्द इस पाठ के अंदर आए हैं, या जो इसका तत्सम बताइए, इसका तद्भव बताइए, और कहीं कहीं पर संज्ञा, जैसे 7th क्लास में, 8th क्लास में संज्ञा, एक जगह संज्ञा शब्द आया, एक जगह कुछ शब्द संधि के आए, कुछ शब्द समास के आए, कुछ शब्द सर्वनाम के आए, ठीक है। कुछ शब्द सर्वनाम के आए, कुछ शब्द विशेषण के आए। यानी कि पाठ के साथ में ही हम व्याकरण को पढ़ रहे हैं, अलग से नहीं पढ़ रहे। पाठ के साथ में, पाठ के अंदर जो शब्द आए हुए हैं उन्हीं से जोड़कर जब हम व्याकरण को पढ़ाते हैं, उसको हम संदर्भ के साथ व्याकरण को पढ़ना मानते हैं। क्या मानते हैं? संदर्भ में व्याकरण। क्या मानते हैं? संदर्भ में व्याकरण, कि हमने जो है पाठ के साथ ही व्याकरण को पढ़ा रहे हैं, अलग से हम व्याकरण का पाठ नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। अलग से व्याकरण को पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं। उसी पाठ में जो भी व्याकरण से शब्द आए हुए हैं, तो मैं क्या करता हूं, बच्चों को पाठ के साथ में ही मैंने संज्ञा बता दी, संधि बता दी, समास बता दिया, सर्वनाम विशेषण, ये मैंने पाठ के साथ ही बच्चों को बता दिए हैं। और जब बच्चों को बता दिए तो बच्चों को समझ में भी आए। तो इसी को कहता है संदर्भ में व्याकरण। हम अब उसी सचेतन की ओर आएंगे हम। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 तो आप जानते हो क्या होता है। संदर्भ में व्याकरण पर विशेष बल दिया, इसीलिए यूपी बोर्ड की किताबें और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो संदर्भ में व्याकरण को पढ़ाती है, अलग से व्याकरण को नहीं पढ़ाती हैं। संदर्भ के यहाँ 2 अर्थ हैं, भाषा प्रयोग यानी कि वाक्य प्रयोग का संदर्भ, सामाजिक संदर्भ जिसमें भाषा प्रयोग होता है। भाषा में निहित नियमबद्धता के प्रति सचेत व संवेदित करना संदर्भ में व्याकरण शिक्षण का असली प्रयोजन है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा अलग तरीके से समझा देता हूं। इस पॉइंट में यह कहा गया है कि जब हम संदर्भ के साथ व्याकरण पढ़ाते हैं तो वो व्याकरण सचेतन अवस्था में जाती है। जब हम व्याकरण को संदर्भ के साथ पढ़ाते हैं तो वो हमारी सचेतन अवस्था में जा रही है। कहां पर? सचेतन अवस्था में, ठीक है। सचेतन अवस्था में वो हमारा कंटेंट चल रहा है, यानी कि पाठ से जोड़कर। और कैसे? वाक्य प्रयोग करके। देखो यहां पर देखो लिखा हुआ ना, वाक्य प्रयोग करके, ठीक है। भाषा प्रयोग या वाक्य प्रयोग करके, यानी कि पाठ के अंदर जब आया कि मीराबाई ने किसी वाक्य में, किसी अपने पद में जलधि शब्द का प्रयोग किया है, मीराबाई ने अपने किसी पक्ष में, किसी पद में क्षार शब्द का प्रयोग किया है, मीराबाई ने अपने किसी पद में नीर शब्द का प्रयोग किया है, तो ये क्या हो गया? उस वाक्य के साथ हमने उस व्याकरण को पढ़ा दिया। वाक्य के साथ ही व्याकरण को पढ़ा दिया है। इसको कहा जाएगा संदर्भ के साथ व्याकरण पढ़ाना, जो कि सचेतन अवस्था में होती है। अचेतन अवस्था का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से ये दोबारा इसको मैं अलग तरीके से समझा देता हूं। अगर मान के चलो मैं बिल्कुल बच्चे को व्याकरण अलग से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल अलग से, मतलब मान के चलो 12th में मैं संधि पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 12th में मैं संधि पढ़ा रहा हूं, अलग से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल व्याकरण अलग से। कब से? अलग से। और एक जगह मैंने पढ़ाया पाठ के साथ। किसके पास पढ़ाया? पाठ के साथ। पाठ में आए
शब्दों के आधार पर, ठीक है, पाठ में आए शब्दों के आधार पर, है ना। तो अब दो तरीके से समझिए कि एक 12th क्लास में मैं व्याकरण बिल्कुल अलग से पढ़ा रहा हूं, ये समझिए 12th क्लास में मैं व्याकरण बिल्कुल अलग से पढ़ा रहा हूं, और 7th 8th क्लास में या 9th क्लास में मैं व्याकरण पाठ के साथ पढ़ा रहा हूं। तो जो मैं पाठ के साथ व्याकरण पढ़ा रहा हूं, जो पाठ में जो शब्द आए हैं उसको माना जाएगा सचेतन अवस्था। क्या माना जाएगा? सचेतन अवस्था, ठीक है। क्या माना जाएगा? सचेतन अवस्था। क्या माना जाएगा? उसको सचेतन अवस्था माना जाएगा, और इसको माना जाएगा अचेतन अवस्था। इसको माना जाएगा अचेतन अवस्था। अब कुछ समझ में आया? एक जगह मैंने व्याकरण को पाठ के साथ ही पढ़ा दिया, जो पाठ के अंदर शब्द आए हुए हैं उसको कहेंगे सचेतन अवस्था। क्यों? क्योंकि वो जो पाठ के अंदर व्याकरण आई है वो पाठ से जोड़कर पढ़ाई गई है। तो उस व्याकरण का मतलब पता चल गया कि इस समास का, इस संधि का शब्द कहां प्रयोग हुआ है, इस समास का शब्द कहां प्रयोग हुआ है, इस संज्ञा सर्वनाम विशेषण का शब्द का प्रयोग कहां हुआ है। तो वो सचेतन अवस्था हो गई। लेकिन एक जगह मैं व्याकरण को बिना किसी संदर्भ के साथ जोड़कर पढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट व्याकरण पढ़ा रहा हूं, वो उसका पता ही नहीं चल रहा कि ये प्रयोग कहां होगा। समास पढ़ा रहा हूं, उसका पता ही नहीं चल रहा कि उसका प्रयोग कहां होगा। मैं संधि पढ़ा रहा हूं, मैं वर्णमाला पढ़ा रहा हूं, लेकिन उसका पता ही नहीं चल रहा कि उसका प्रयोग कहां होगा। तो वो अचेतन अवस्था हो जाएगी। आगे समझ में? ठीक है। एक कह रही है मेरा नाम लीजिए, एक कह रही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे दीदी बताओ क्या, फिर क्या दिक्कत आ रहा है, कहां दिक्कत आ रही है, वो टॉपिक बता दो कि या सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा एक तो पाठ के साथ मैंने पढ़ाया व्याकरण, वो तो सचेतन अवस्था हो गई। एक मैंने बिना पाठ के व्याकरण पढ़ा दी बिल्कुल अलग से, व्याकरण चैप्टर ही, मतलब पाठ का मतलब हो गया कि साहित्य की किताब में मैंने व्याकरण को के शब्दों को पढ़ा दिया। साहित्य की किताब मतलब कोई जैसे किताब के अंदर पाठ होता है, मीराबाई का पाठ है, तो मीराबाई का पाठ में ही व्याकरण के कुछ शब्द आए, कुछ टॉपिक आए, मैंने व्याकरण उस पाठ के साथ ही पढ़ा दी। तो वो तो होगी सचेतन अवस्था, क्योंकि बच्चे को पता है कि इसका प्रयोग कहां होना है। क्योंकि सबसे जरूरी होता है कि जो चीज पढ़ाई गई है उसका प्रयोग होना बहुत जरूरी है। तो एक तो पता हो गया कि व्याकरण पाठ के साथ पढ़ा दिया है, तो उसका पता चल गया बच्चों को कि इसका प्रयोग यहां होना है। एक जगह मैंने व्याकरण को बिल्कुल अलग से पढ़ा दिया, बिना पाठ के पढ़ा दिया, अलग टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो वो अचेतन अवस्था मानी जाएगी, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि उसका प्रयोग कहां होना है। तो उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य ये होता है कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसका उद्देश्य पता हो, उसका प्रयोग पता हो। ठीक है, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसका प्रयोग होना बहुत जरूरी है। तो जब हम प्रयोग करके बताते हैं पाठ के साथ ही, तो वो सचेतन अवस्था में आता है। ठीक है, सचेतन व संवेदित करना, संवेदित मतलब जोड़कर पढ़ाना। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका सचेतन अवस्था में व्याकरण को पढ़ाना। इसके माध्यम से व्याकरण सूचना की वस्तु नहीं रह जाता। तो अब देखो ये पॉइंट को समझो, ये क्या कह रहा है। इस सचेतन अवस्था के माध्यम से व्याकरण सूचना की वस्तु नहीं है, यहां केवल सूचना की वस्तु हो जाएगा, केवल सूचना की वस्तु हो जाएगा, है ना। अब जो मैंने बच्चों को अलग से संधि पढ़ाई है, वहां उनके लिए वो संधि सूचना की वस्तु रह गई है बस। क्यों? क्योंकि उनको मैं केवल जानकारी दे रहा हूं कि ये ऐसे होता है, वैसे होता है, कहां होता है ये नहीं बताया, मतलब पाठ के साथ जोड़कर नहीं पढ़ाया उनको। तो यह केवल सूचना की वस्तु है। लेकिन अगर हम संदर्भ के साथ पढ़ाते हैं, पाठ के साथ जोड़कर पढ़ाते हैं, तो वहां पर व्याकरण केवल सूचना की वस्तु नहीं रह जाता है, बल्कि अनुभूति का विषय हो जाता है, क्योंकि बच्चे को पता चल गया कि यह शब्द कहां प्रयोग हुआ है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, इसका उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य है भाषाई बारीकियों के प्रति जागरूक। भाषाई बारीकियां मतलब किसी भी भाषा को पे निपुणता लाने के लिए हमें उसकी बारीकियों में जाना होता है। संवेदित करना, ताकि समाज की अर्थ वैज्ञानिक बारीकियों को समझ सके और उसके अनुसार, तदनुसार मतलब उसके अनुसार प्रयोग कर सके। तो सबसे जरूरी होता है उस जो कुछ सीखा गया है उसका प्रयोग किया जाए। अगर प्रयोग कर पा रहे हो तो आप सचेतन अवस्था में हो। अगर प्रयोग करके मतलब पढ़ के भूल ही गए हो तो वो तो निष्क्रिय शब्द संपदा में आ जाएगा, अचेतन अवस्था में पहुंच जाएगा। इसको ऐसे मान सकते हो कि ये तो हो जाएगा आपका सक्रिय शब्द संपदा, यानी कि सक्रिय, और हो जाएगा निष्क्रिय, सक्रिय और निष्क्रिय, ऐसे मान के चल सकते हो आप इसको। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा को संदर्भ में प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना व प्रयोग करने के योग्य बनाना तथा बाद में उनका ध्यान उसके नियमों की ओर दिलाना व्याकरण सीखने में सचेतनता में वृद्धि करने वाली रणनीति है। तो यहां से प्रश्न आया था कि जो संदर्भ में भाषा या व्याकरण को पढ़ाना, शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना व प्रयोग में लाना आदि आदि किससे संबंधित है। तो इसका मतलब था कि ये जो है बच्चे के व्याकरण सीखने में सचेतनता में वृद्धि करना है। अगर व्याकरण को साथ में पढ़ाया जाए पाठ के साथ में, तो उनकी सचेतनता में वृद्धि होगी, उनका सचेतन जो मस्तिष्क है वो उसमें वृद्धि होगी, और बच्चा उनका प्रयोग करना, देखो यहां पर लिखा है ना कि उनके संज्ञान में मतलब उनकी समझ में बताना, उनको समझ में लाना और प्रयोग करने के योग्य बनाना, कि उस चीज, सीखी हुई चीज का प्रयोग कर पाए। तो अगर वो सीखी हुई चीज का प्रयोग कर पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा,
संदर्भ के साथ पढ़ पाएगा और आगे उसका प्रयोग कर पाएगा, यानी कि चीजों का जो कुछ सीखा हुआ है उसका प्रयोग कर पाएगा, यानी कि वो सक्रियता की ओर बढ़ रहा है, सक्रियता की ओर बढ़ रहा है, सक्रिय माना जाएगा, उसका नॉलेज जो है वो सक्रिय मानी जाएगी, निष्क्रिय नहीं मानी जाएगी। ठीक है। और बाद में उनका ध्यान उनके नियमों की ओर, कि ये जो संधि थी इसका नियम ऐसे, या वर्णमाला या कोई समास है इसका नियम ऐसे। ठीक है। तो दिलाना और व्याकरण सीखने में सचेतनता में वृद्धि करने वाला, ये सीटेट में जहां पर जब ये लास्ट में पॉइंट आया ना अतः, यानी कि सीटेट का प्रश्न इसके आधार पर बना था। सीटेट का प्रश्न ऐसे, सिलेबस तो हो जाएगा जल्दी खत्म, क्यों टेंशन ले रहे हो, हम हैं तो क्या गम है। हाँ। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सचेतनता। अब अगला जो होगा हमारा वो टॉपिक होगा ध्वन्यात्मक जागरूकता। क्या होगा? ध्वन्यात्मक जागरूकता। तो सचेतन और अवचेतन मन समझ में आ गया, मतलब सचेतन अवस्था में हम जो है किसी पाठ के साथ व्याकरण को पढ़ा रहे हैं और उसका प्रयोग करके दिखा रहे हैं, है ना। इसको ऐसे मान के चलो कि हम किसी पाठ को प्रैक्टिकली करके जब दिखाते हैं तो वो सचेतन अवस्था में रहता है, और किसी पाठ को केवल हम थ्योरी के माध्यम से पढ़ाते हैं तो वो अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है। समझ में आ गया? जैसे आपने रोटी बनानी सीखी, तो रोटी या चाय बनानी जब सीखते हो तो आप जब मेहमान आते हो या घर के लिए खाना बनाते हो तो वो आपकी सचेतन अवस्था में पहुंच गए, और आप फिर आगे जाकर उसका कभी भी दोबारा नहीं सीखते हो, क्योंकि वो आपको आ गया है, क्योंकि वो आपकी सचेतन अवस्था में है। लेकिन आपने कुछ ऐसा बनाना सीखा जिसका घर में प्रयोग ही नहीं है, तो वो आपकी अचेतन अवस्था में पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने उसका प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हो। आ गया ना समझ में? ओके। हाँ, ये कितने प्यारे किड्स हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये रे किधर गए, ये रे इतने सारे तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें का हाथ दिख रहा, देख लो। ठीक है। सब तरह के बच्चे हैं। ठीक है। अब चेतन में तब होता है जब हम किसी सीखी हुई चीज का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, हमने केवल उसको जानकारी के लिए पढ़ा है ना। अब चेतन में तब होगा, अब चेतन में नहीं होगा, अब चेतन में नहीं होता है। ठीक है। ओके, वेरी वेरी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब कल को ब्रेक के बाद। ठीक है। ठीक है, पढ़ के आना ये वाला सब।